एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एनसीईआरटीज के कौन कौन से ऐसा बुक है जो कि एनसीईआरटीज का इंपॉर्टेंट है। बात ऐसी है कि इसमें स्टूडेंट्स के बीच काफी ज्यादा डायलेमा देखने को मिलता है कि आखिर किस एनसीईआरटीज को पढ़े और किसे छोड़ दे। मतलब ये कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान आपको आपके दिमाग में 3-4 चीजें काफी क्लियर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज है जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो ये है हाउ, व्हाट, व्हाई, व्हेन। ये 4 चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी के प्रिपरेशन को अच्छे वे में प्रिपेयर कर पाओगे और इसी के साथ साथ आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो हाउ का क्या मतलब है, कैसे। मतलब ये कि अगर आप किसी रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं, किसी रिसोर्स को पढ़ रहे हैं या फिर किसी रिसोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी रिसोर्स से नोट्स बना रहे हैं, तो आपको समझना है कि कैसे उसे प्रिपेयर करना है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस टाइम पे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट, मतलब कि आपको क्या पढ़ना है। ऐसी तो बात है नहीं कि आप कुछ भी पढ़ते रहोगे बैठ के दिन रात, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं। आपको इसे 5 ईयर प्लान तो बनाना नहीं है कि 5 साल तक आप प्री मेंस इंटरव्यू के साइकिल में ही फंसे रहो, इस बीसीएस साइकिल में। आपको इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप टारगेटेड स्टडी करो, मतलब कि सर्टेन स्टडी करो और उसे क्लियर करो। उसके बाद होता है वाई, मतलब इसको क्यों पढ़ना है। अब वाई कहने का मेरा मतलब क्यों है, वाई कहने का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इन तीनों ये जो 3 स्टेज हैं, ये तीनों स्टेज काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रिपरेशन के हिसाब से भी और आपका सिलेक्शन के हिसाब से। मतलब ये कि पहला जो स्टेज है प्री का, अगर आप यही एलिमिनेट हो जाते हैं तो आप इस 2 स्टेज में जा ही नहीं पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं मेंस के, तो आपका मेंस का जो मार्क्स होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। वहीं अगर मैं बात करूं इंटरव्यू का जो फाइनल स्टेज होता है, इसमें ये इसके मार्क्स डिटरमाइन करते हैं कि आपकी कौन सी सर्विसेज मिलेगी। मतलब ये कि इसके मार्क्स पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है कि आपको रैंक कौन सा मिलेगा और आपको किस तरह की सर्विसेज मिलेंगी तो किस तरह का कैडर एलोकेशन होगा आपका। तो मतलब ये वाई क्लियर हो गया कि क्यों पढ़ रहे हैं, प्री के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इस स्टेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका वे ऑफ स्टडी काफी डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप इस स्टेज के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो आपका वे ऑफ स्टडी काफी डिफरेंट होना चाहिए। और इंटरव्यू की तो बात ही अलग है क्योंकि इसके लिए काफी डिफरेंट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ये बोलोगे कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इन दोनों स्टेज के प्रिपरेशन एक साथ होता है, सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इनका भी स्टडी या फिर इसका प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये भी डिफरेंट होता है, तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। ऐसा है कि इसमें बहुत से ऐसी टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि प्री में पूछा ही नहीं जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो प्री से कोई लेना देना नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री का। वही अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, तो ये इसको भी प्री में नहीं पूछते हैं। वही मैं बात करूं इंटरनल सिक्योरिटी की, तो इसको भी प्री में नहीं पूछते हैं। वही मैं अगर बात करूं एथिक्स की, तो इसे भी प्री में नहीं पूछा जाता है। वैसे ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो कि प्री से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप उस रिसोर्स को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा आपको। और एनसीईआरटीज में मैं आपको बताऊं, नॉट ओनली एथिक्स, एसे, इट विल बी हेल्पफुल इन एसे। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ोगे तो एसे को भी आपको पढ़ने में काफी ज्यादा सहायता मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा वाई तो क्लियर हो गया, अब जानते हैं वेन के बारे में। मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है टोटल कितने समय का जर्नी होता है, मतलब कितने दिनों का जर्नी होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कुल मिला के 1.5 इयर्स में
एटलीस्ट आपको देना होगा एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर 30 मई 2024 को अगर आपको बैठना है तो आप इंश्योर करें कि आपके प्रिपरेशन 1 जन 2024 से होना चाहिए। इस वाले पीस को मैं आगे के स्लाइड में आपको और क्लियर करूंगा कि कैसे 1.5 इयर्स नहीं होता, 1.5 इयर्स से आगे का होता है। तो उसके लिए पहले हम वेन क्लियर कर लेते हैं कि आखिर हमें कब और क्या पढ़ना है। मतलब कि अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 1 जन 2023 से, तो क्या फर्स्ट डे से ही हम ये पढ़ना शुरू कर दें, या फिर इसके जो कोर टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू कर दें, या फिर सीधे छलांग मार के इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें। आखिर हमें करना क्या है, तो आपका वेन जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बताऊं कि आपका जो एनसीईआरटी है वो इतने अच्छे से लिखी गई है कि आपकी चारों कंसर्न है, इन कंसर्न को काफी अच्छे से एड्रेस करती है। ना कि सिर्फ आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बल्कि आपके जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है, बात ये कि यूपीएससी इज जस्ट अ एग्जामिनेशन, लेकिन जिंदगी तो उससे आगे की बहुत ही बड़ी है। तो चलिए पहले हम इस वाले कंसर्न को एड्रेस करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले मैं इसको समराइज कर दूं, उसके बाद मैं आपके उस वाले कंसर्न को भी एड्रेस करूंगा। तो मैं उस वाले कंसर्न को यहाँ साइड में लिख लेता हूं, और वो कंसर्न क्या था, 1.5 इयर्स बिफोर द एग्जामिनेशन। और आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कहां से शुरू करनी है, अगर आप 2024 के लिए बैठ भी रहे हैं तो सीरियस हैं तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं अगर आपसे बात करूं 1.5 इयर्स, तो 1.5 इयर्स से पहले आपको 1 जन 2023 से स्टार्ट कर देना है, जबकि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी 30 मई 2024 को टेंटेटिव है। टेंटेटिव का यूपीएससी तो कंफर्म ही होता है, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना आ जाए, जैसे कि कोविड जैसे कुछ सिचुएशन अगर नहीं आता है, तो उन सिचुएशन में ही ये चीजें इधर उधर होती है। तो चलिए पहले इन चारों चीजों को एड्रेस कर दे, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे। तो इन चारों चीजों को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हम इन एक जो सेक्शन है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसको मैंने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया है। बीच में आपका जो न्यूक्लियस है एनसीईआरटी है, और चारों तरफ अलग अलग क्वाड्रेंट है जो कि एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये चीजें घूमते रहती है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि 6 to 12 की, जो अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें, तो पहले क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 6 से 12 तक लेके टोटल 45 प्लस एनसीईआरटी है। मतलब ये कि अगर 1.5 साल के प्रिपरेशन में 45 प्लस एनसीईआरटीज है, मतलब कि 45 बुक है। अगर इन बुक्स को पढ़ने चले जाएं तो पता चला कि 6 मंथ तो हम सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, और अगर इसकी रिवीजन की बात करें तो 3 मंथ और लग गया। तो कुल मिला के सिर्फ एक रीडिंग और एक रिवीजन में हमको 9 मंथ लग रहा है। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी का प्रिपरेशन का जर्नी 18 मंथ्स का होना चाहिए, तो वहीं आप हाफ मंथ्स तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने में ही लगा देंगे। तो क्या सारी एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है, समझते हैं। अब आते हैं सेकंड वाले स्लाइड में, जहां लिखा है ऑल एनसीईआरटी। क्या सारे एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है? जी नहीं। अगर हम सारे एनसीईआरटी को पढ़ने लगे बैठकर, तो हमारी हालत ये हो जाएगी कि हम 9 महीने तक बैठ के सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। इसी के साथ साथ मैं अगर आपके सामने एक और सब पॉइंट लिखूं कि क्या इनफ है ये, मतलब ये कि क्या एनसीईआरटी से ही पढ़ के हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है। आपको एडवांस लेवल पे जाना ही होगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको कहां जाना होगा? एडवांस लेवल पे जाना ही होगा। लेकिन अगर आप जब तक बेसिक चीजों को क्लियर नहीं करेंगे,
आपको भी पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, वो किस लेवल का है। मतलब एक वहां पे चीजें क्लियर होती ही नहीं है और हमारा इंटेलेक्ट भी उस लेवल का नहीं होता है कि हम उन चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर कर ले। तो वैसे सिचुएशन में ये जरूरी हो जाता है कि आपको बेसिक चीजों को फिर से आप रिवाइज कर लें, फिर से आप पढ़ लें। हो सकता है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, ये भी हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो, मतलब कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर जॉब ली, फिर जॉब करा, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं अब तो हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना। मतलब है कि आपको स्कूल से निकले हुए लगभग 7 to 8 years हो गए हैं, तो हो सकता है कि सारे आप फेडेड हो गया होगा, आपके दिमाग से सारी चीजें निकल गई होंगी, तो आपको फिर से उसको कनेक्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए आपको पहले बेसिक चीजें पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा? चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए, मतलब ये कि किस एनसीईआरटी को पढ़े और किस एनसीईआरटी को छोड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तो कुल मिला के 45 एनसीईआरटी हैं और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी पे बेस्ड कोर्स बिक रहे हैं। तो मतलब ये कि आपको ये समझना होगा कि क्या कोर्स की जरूरत है या फिर खुद से आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। और इवन अगर आप रिसेंट के पेपर में देखें, नॉट ओनली इन मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी का वेटेज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन निकाल के यूपीएससी पूछ रहा है। मतलब ये कि जो एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स के जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब ये कि आपको ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। और एनसीईआरटी में कौन सा एनसीईआरटी पढ़े और कौन से एनसीईआरटी को छोड़े, ये समझना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुल मिला के 45 एनसीईआरटी है, तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपको देखने को मिल रहा होगा कि आप कितना टाइम कंज्यूम करोगे सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ने और उसको रिवाइज करने और नोट्स बनाने में। तो खैर इसको भी एड्रेस करेंगे हम आगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि सारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उसको कैसे कवर करेंगे। तो ये हमारे पास कुल मिला के 4 ऐसे क्वेश्चंस हो गए। 4 क्वाड्रेंट में मैंने एनसीईआरटी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन को फ्रेम किया है। इन चारों क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे आगे के 2-3 स्लाइड्स में। सबसे पहली बात कि अब ये समझना ये है कि इसका क्या करना है। मतलब ये कि अगर आप पहले आप छोटा सा गणित समझ ले, छोटी सी मैथमेटिक्स समझ ले कि अगर आप अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं 1 जन 2023 से, उसके बाद आप 2024 तक आते हैं, तो आपने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया? 1.5 इयर्स। अब देखिए कि प्रिपरेशन आपका कितना पेशेंस और कितना समय मांगता है। अब आगे की कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपने यहाँ तक 1.5 इयर्स अपना डिवोट किया यूपीएससी के प्रिपरेशन में, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अब मेंस का एग्जाम होगा मिड ऑफ सितंबर में। मिड ऑफ सितंबर में आप देंगे मेंस का एग्जाम। अब यहां से फिर से कितने महीने हो गए? 4 मंथ्स और, मतलब कि 18 + 4, अब तक आपके पास हो गए 22 मंथ्स। इसी के साथ साथ अगर आपका मेंस क्लियर होता है, जिसका रिजल्ट आता है दिसंबर के आसपास, दिसंबर या जनवरी के आसपास, अगर आप जैसे ही मेंस क्लियर करते हैं, मार्च से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। और जब इंटरव्यू शुरू होता है तो करीब करीब 1.5 से 2 महीने इंटरव्यू चलता है और एट द मई के मिड में इसका रिजल्ट आता है। मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा इस जर्नी था, मई 2025 में आपका रिजल्ट आएगा और आपने कितना समय इन्वेस्ट किया, पूरा 2023, 2024 एंड हाफ 2025, मतलब कि आपका पूरा का पूरा 2.5 इयर्स, 2.5 साल आपने इन्वेस्ट किया इस जर्नी में, जो कि आपको पता भी नहीं लगता कि कब ये समय निकल गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको डे 1 से आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आप किस तरीके से स्टडी को करेंगे, किस तरीके से प्लान स्टडी को करेंगे। अब मैं हमारी बात करते हैं कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपका ये जो जर्नी है, मतलब कि आपने जो 6 महीने का आपका जो गैप है, उस 6 महीने के गैप को फुलफिल करने का काम हमारा होगा। तो चलिए अब हम इस चीजों को समझते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं 1 by 1।
अब ये देखते हैं कि आखिर जो एनसीईआरटीज हैं हमारी, उनमें कुल मिला के कितने बुक्स हैं, मतलब कि किस सब्जेक्ट में कितने बुक्स हैं। ऐसा तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 45 बुक्स हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में कितने बुक्स हैं उसको भी समझ लेना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज उनके बाइफरकेशन के साथ। जहां तक अगर ज्योग्राफी की बात करें तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुल मिला के 9 बुक्स हैं। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 9 बुक्स 6th से लेकर 12th तक। और एक और यहाँ पे डिबेट चल रही है, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। ये क्या है भाई, इसको भी समझ लेना ज्यादा जरूरी है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का जो डिबेट चल रहा है उसमें आपको जानने को मिलेगा कि आपको ओल्ड पढ़ना है या फिर न्यू पढ़ना है। इसको मैं अलग से जब हिस्ट्री का अभी कराऊंगा, मैं अभी तो सब्जेक्ट वाइज भी इसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, तो उसमें भी आपको जानने को मिलेगा कि आपको ओल्ड पढ़ना है या फिर न्यू पढ़ना है। उसी के साथ साथ अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको देखने को मिलेगा 9 बुक्स, जो कि 6th से लेकर 12th तक 9 अलग अलग बुक्स हैं। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें जिसमें 5 बुक्स हैं। वहीं अगर साइंस की बात करें तो 5 बुक्स हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की जो एनसीईआरटी है वो कौन से रिलेटेड है। एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का मेंशन है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 12th मतलब कि 10th के बाद वाले सेक्शन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। इसमें कुल 2 ही बुक्स हैं, मतलब ये 11th में एंड अनदर वन इज 12th में, फाइन आर्ट्स की बुक। उसके बाद अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें कुल मिला के 4 बुक्स है। जैसे कि आपको पता है सोसाइटी चैप्टर है, सोसाइटी एक टॉपिक है, यूपीएससी का जीएस पेपर 1 में यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो कुल मिला के ये सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं और उसके कुल बुक्स हैं। मतलब ये कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 9 बुक्स तो ये हो गए और 3 ओल्ड एनसीईआरटीज के बुक भी हैं, तो ये मिला के कितने बुक हो गए, 12 बुक हो गए हिस्ट्री। तो ये बाइफरकेशन है सब्जेक्ट वाइज की कितने कितने बुक्स आपको देखने को मिलेंगे एनसीईआरटीज के। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट को, कौन कौन से एनसीईआरटीज को आपको पढ़ना चाहिए और किस किस एनसीईआरटीज को आपको स्किप करना चाहिए। ये एक छोटी सी झलक है एनसीईआरटीज की किताबों की। ज्यादातर हिस्ट्री की किताबें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। खैर ये सामाजिक विज्ञान है, भारत और समकालीन विश्व, तो एक हिस्ट्री से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सारे आपको हिस्ट्री के ही बुक्स देखने को मिल रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जो इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो रेशियो है, इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो एवरेज क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है वो काफी ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है। मतलब ये कि कभी वो 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है और किसी ईयर में वो इसके साथ कुछ ज्यादा ही अपना प्यार दिखा देता है और वो क्वेश्चन का नंबर बढ़ा के अचानक से 12 तक भी लेकर चला जाता है। तो समटाइम्स अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपका एग्जाम भी इग्नोर हो जाता है, और अगर आपने इसे अपने सिलेबस, अपने प्रिपरेशन के दौरान इसको एलिमिनेट किया तो आप एग्जामिनेशन से भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आपको पता है कि 6th क्लास से ही ज्योग्राफी की बुक स्टार्ट हो जाती है और ये काफी पतली पतली किताबें होती है। एनसीईआरटी के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि एनसीईआरटी में बेसिकली एनसीईआरटी जो लिखी गई है वो क्लास के हिसाब से लिखी गई है। मतलब ये कि 6th क्लास की एनसीईआरटी अगर लिखी गई है ज्योग्राफी की तो 6th क्लास के बच्चे को ध्यान में रख के लिखी गई है। उसी तरीके से अगर 7th क्लास की लिखी गई है तो 7th क्लास के बच्चे को ध्यान में रखकर लिखी गई है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़ना चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपकी ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी रिपीट करती है। मतलब कि 6th क्लास के चीजों को उसने दोबारा से 8th में रिपीट कर दिया है और 8th की चीजों को उसने दोबारा 10th में भी रिपीट कर दिया है। तो आपको हर चीज, हर एनसीईआरटी को जाके पढ़ के, अगर आपको सिर्फ आप पढ़ेंगे वो अलग बात है कि आपको उसकी पूरी नॉलेज है, लेकिन अगर आप पढ़ते भी हैं तो एटलीस्ट आप 1 डे तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। अगर एक दिन भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब कि एक दिन और पीछे जा रहे हैं अपने प्रिपरेशन में। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको इन सारों में से किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास की 11th क्लास की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल
फिजिक्स को ज्योग्राफी को पढ़ना है, इन दोनों को ही पढ़ना है, इनसे ही क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी। तो आपको आपके लिए दो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं क्योंकि वहां से भी समटाइम्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देता है। बाकी ये 6th के 7th के 8th के एनसीईआरटी है जो कि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहां हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को एनालाइज करेंगे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें हैं और यहाँ एक और नई डिबेट है ओल्ड वर्सेस न्यू की, मतलब कि आपको ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है। ऐसे में अगर बात करूं एनसीईआरटीज की, तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटीज की जो डिबेट है उसमें आपको एक बात जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी बात है कि ओल्ड एनसीईआरटी जो लिखी गई थी वो इंडिविजुअल राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी, और वहीं अगर मैं बात करूं न्यू एनसीईआरटीज को, तो इसको अलग अलग राइटर्स ने मिल के लिखा है एक बुक को। जैसा कि आप जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को लिखा था आर.एस. शर्मा जी ने, वहीं अगर मैं बात करूं मिडिएवल की, तो इसको लिखा था सतीश चंद्रा ने। अगर मैं बात करूं मॉडर्न की और वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा था अर्जुन देव ने, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो राइटर थे वो थे बिपिन चंद्रा। मतलब ये कि अलग अलग राइटर्स ने लिखा था तो काफी ज्यादा कंसोलिडेटेड था, और इसी के साथ साथ ये बहुत ही मतलब कि फैक्ट्स काफी अच्छे से दिए हुए हैं इसमें। और इसमें जो न्यू एनसीईआरटी की अगर मैं आपकी बात करूं, न्यू एनसीईआरटी में फैक्ट उतने अच्छे से नहीं दिए गए हैं। लेकिन अब आपको पढ़ना क्या है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ें, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसी के साथ साथ आपको उसमें जो चीजें दी गई हैं और काफी कंसोलिडेटेड वे में दी गई हैं विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एनसीईआरटीज। अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ी है तो आपको ये ओल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे न्यू पे जंप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की नहीं पढ़ी है तो आपको ओल्ड एनसीईआरटीज ही पढ़नी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप चाहें तो मॉडर्न को छोड़ सकते हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी स्पेक्ट्रम को अपने स्टैंडर्ड बुक्स के रूप में पढ़ रहे हो, तो आप सीधे स्पेक्ट्रम को ही पढ़ सकते हो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटीज को पढ़ लो, आपका हिस्ट्री का काम खत्म हो जाएगा। ये थीम्स वाली हिस्ट्रीज पढ़ने की उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और काफी लेंदी है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखी गई है। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में इतने सारे बुक्स दिए हुए हैं, इन सारे बुक्स में से कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है अगर मैं आपको बोलूं, इसमें दो रिमाइंडर्स हैं, दो राइटर्स लगे हैं। सबसे पहले कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी है, तो ये सारी बुक्स आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो इनफ है उसको आपको समझने के लिए। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्योंकि इसमें लक्ष्मीकांत से पहले अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही बेसिक चीजें दी गई हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत स्टैंडर्ड बुक है और एक काइंड ऑफ गाइड बुक है। तो गाइड बुक की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसमें चीजों को काफी ज्यादा हाई-फाई लेवल से रखा जाता है, मतलब कि उसका स्टैंडर्ड काफी हाई होता है, और आपको जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी, जैसे कि राइट्स, और यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि राइट क्या है। वही अगर मैं बात करूं कि डेमोक्रेसी, तो इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है इस वाले बुक में। और अगर आपको ये बुक पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, आपका पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आप सीधे या तो एडवांस बुक में जंप कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको बात करूं कि आपको इसके अलावा ये सारे एनसीईआरटीज पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है, तो बिल्कुल नहीं पढ़नी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेवेंट नहीं है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको इतने सारे बुक्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही चीजों को घुमा फिरा कर दिया गया है। मतलब ये कि सिंपल और
लैंग्वेज में इसको नहीं लिखा गया है तो आप इसे छोड़ ही दें, लेकिन मैं 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने का आपको सजेस्ट करूंगा कि 9th क्लास की इकोनॉमिक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए, और वहीं आपको 12th की 11th की भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को। आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही लेजेंड बुक मार्केट में चल रहा है, लेकिन आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए क्योंकि इस बुक के इमेज से डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आर्ट एंड कल्चर से 11th में भी एक बुक है और 12th में भी एक बुक है, इसलिए मैंने सिर्फ इस वाले बुक का इमेज यहाँ पे रखा है क्योंकि 12th की जो बुक है उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। और ऐसी बात नहीं कि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के बाद इस बुक को फ्रेम किया गया, बुक बहुत पहले से ही थी लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस बुक को आप अच्छे से पढ़ें। अगर साइंस की बात करें तो आपको इन साइंस में किसी भी बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपको पता है कि आजकल जब से यूपीएससी का आईएफएस का पेपर, आईएफएस कहने का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस बिल्कुल नहीं है, आईएफएस कहने का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जब से इसका पेपर एक साथ होने लगा है, मतलब कि कंबाइंड पेपर होने लगा है, तब से इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और ऐसे सिचुएशन में आपको इन्वायरमेंट को अच्छे से करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 11th क्लास की जो केमिस्ट्री, 11th और 12th की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक अलग से चैप्टर है, आपको वो पढ़ लेना चाहिए। उसी के साथ साथ बायोलॉजी का लास्ट के जो 4 चैप्टर है 11th क्लास के वो भी आपको पढ़ लेने चाहिए। ऐसे हम आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, सारे एनसीईआरटी के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे वेबसाइट से जाकर आप इस नोट्स को ले सकते हैं। हम इस यूट्यूब वीडियोस के लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम आपको अपनी वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां पे जाके सारे नोट्स आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी बुक्स की लिस्ट। एक बुक बच गई, एक सब्जेक्ट का बुक बच गया है, वो है सोशियोलॉजी, मतलब कि सोसाइटी। इसके लिए आप 11th क्लास के आवर सोसाइटी करके एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये बुक हो गया। अब आपको ये समझना है कि आखिर मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं और कितना पढ़ने हैं। उसी के साथ साथ अब मैं आपको बताऊं कि आपको एक बात और समझने की जरूरत है कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो काफी ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। और आपको एक बात और समझना होगा कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको भी इसी वे में आंसर लिखने की जरूरत है। अगर आप एस्से लिख रहे हैं तो आपको एस्से भी उसी वे में लिखने की जरूरत है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी ने लिखा है। तो आपको समझना होगा कि एनसीईआरटी का जो स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का जो लिखने का जो तरीका है, उसको भी आपको उसी तरीके से आंसर को भी लिखना होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। और यूपीएससी का जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो, जिसमें कि हमने आपको बताया कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और किस एनसीईआरटी को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, और वहीं इसी के साथ साथ आपको किस एनसीईआरटी में किस किस टॉपिक को पढ़ना है, किस किस चीजों को पढ़ना है। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने और उसमें हम आपको बताएंगे कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटीज के चैप्टर में जाके आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको पढ़ना है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि ये जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेंस के आंसर को फ्रेम करने में भी एनसीईआरटीज का जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वहीं अगर यूपीएससी में किसी क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्लेम को ही मानता है। जैसे कि आपने 2021 में देखा होगा कि एनसीईआरटी के क्लेम की वजह से उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, और 2022 में भी एक क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो यूपीएससी भी एनसीईआरटी को ही स्टैंडर्ड मान के चलता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही वो अपने क्वेश्चंस को ही फ्रेम करता है। और क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही रेक्टिफाई करता है या फिर क्वेश्चन को डिलीट करता है या फिर उसको डिस्प्यूटेड मानता है। किसी और बुक को आप अगर रेफर करते हैं तो उसके लिए वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो। अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में।
थैंक यू वेरी मच।